हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्रैश कोर्स सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड लेक्चर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन के केसेस और साथ में डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के केसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो फ्लूइड डायनामिक्स में हमें समझ आती है कि वो ये कि अगर लिक्विड की जो लेयर्स हैं, अगर वो किसी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होगी, और जो बिल्कुल पाइप के एंड के साथ लेयर लगी हुई है वो स्लोएस्ट हो सकती है। और हो सकता है प्रैक्टिकली अगर बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये प्रैक्टिकली रेस्ट के ऊपर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लिक्विड लेयर्स के रूप में फ्लो करता है किसी भी पाइप के अंदर, तो उसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो सारी की सारी आपस में डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही है। जैसे ये वाली लेयर अगर बेटा v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ये v प्लस dv वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये जो सबसे स्लोएस्ट लेयर है ये रेस्ट के ऊपर भी हो सकती है। देखिए जो लेयर्स हैं उनका अपना अपना एक एरिया अंडर टच है, एक का और दूसरे का। इन दोनों लेयर्स के बीच में मैंने माना dx डिस्टेंस है, और एरिया यहाँ पे कितना टच में आ रहा है भाई, a टच में आ रहा है। ये डिस्टेंस कितने पे है, x डिस्टेंस पे। तो मैंने कहा कि जब लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है और लेयर्स आपस में टच भी कर रही हैं तो उससे एक लिक्विड फ्रिक्शन है जो वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। ये जो लिक्विड फ्रिक्शन है इसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं भाई, इसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और हमें पता लगता है कि ये जो विस्कस फोर्स है ना, इसको F से लिखा जाता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना एरिया इन लेयर्स का आपस में कॉन्टेक्ट में आएगा, कितने वेलोसिटी का चेंज है पर यूनिट डिस्टेंस इन दोनों लेयर्स के बीच में, और कितना ईटा आ रहा है। ये नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है कि भाई जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिट नेचर को शो कर रहा है, अपोजिट नेचर ऑफ द फोर्स को शो करता है। यानी कि ये जो लेयर्स हैं ये जब आगे को मूव करते हैं, सारी की सारी लेयर्स आगे को मूव कर रही है, तो जो फ्रिक्शन है वो पीछे को मूव करती हुई नजर आते हैं, या फ्रिक्शन जो है वो पीछे को लग रही है। अब इसमें सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि एरिया क्या है, और ये dv/dx को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। और ये जो ईटा है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ हम कुछ बातें और भी समझ लें कि जो फोर्स बिटवीन द लेयर्स है वो जो हमने लिख दी है कि ये फोर्स बिटवीन द लेयर्स है, अगर इसकी यूनिट देखी नहीं हो विस्कोसिटी की, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी यूनिट है पॉइसली SI के अंदर। ये एक पॉइसली है जो ये 10 पॉइस के बराबर होता है, और जो पॉइस है वो कौन सी यूनिट है बच्चों, CGS यूनिट है। तो कई बार पॉइस में यूनिट दी जाएगी और आपको उसको पॉइसली में कन्वर्ट करना होगा जब भी हम SI यूनिट्स के साथ जो सिस्टम है उसको सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आप इस फॉर्मूला को कहाँ कहाँ पे यूज़ करोगे, पहले उसको समझो। देखिए जहाँ पे भी लिक्विड मूव कर रहा है, जहाँ पे भी लिक्विड मूव कर रहा है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो पहली बात तो किस शेप में आ रही है। क्या जैसे अगर हम मान लें कि लिक्विड सर्कुलर पोर्शन में घूम रहा है, अब आप सोचो अगर सर्कल में घूम रहा है तो सारी लेयर्स ऐसे सर्कल में घूम रही होंगी तो वो सिलेंड्रिकल एरिया आ गया, तो उस केस में एरिया 2πrl हो जाता है। उस केस में वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी बेटा सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल की r ओमेगा होती है, तो इसका मतलब पहली लेयर है उसकी x1 ओमेगा है और दूसरी वाली लेयर की x2 ओमेगा है। तो यहाँ dv क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू ओमेगा। ठीक है, और क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है, और x dx क्या है उन दोनों के बीच में x2 माइनस x1 से पता लग सकता है, यानी यहाँ सिर्फ ओमेगा रह जाएगा, ईटा रह जाएगा, तो वहाँ से फोर्स आ जाएगी। अब फोर्स वो जो लेयर्स के बीच में है वो एक अपोजिंग टॉर्क जनरेट करेगी क्योंकि वो सर्कल में घुमा रही है। ठीक है ना, तो वहाँ से टॉर्क और रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। पर फिलहाल जो सिंपलेस्ट वे में जब हम इसको समझते हैं तो ऐसे समझते हैं कि जैसे आप मान लो कि एक बोट है और वो जा रही है, उस बोट की जो मूवमेंट है वो जिस भी स्पीड के साथ है सबसे साथ वाली लेयर उसी स्पीड के साथ मूव कर रही है, और सबसे बॉटम पे जो लेयर है रिवर बेड के साथ हम प्रैक्टिकली मान लेते हैं कि वो 0 है। तो इस केस में अगर आप dv/dx लिखो तो सोचो वो कितना आया, वो तो आया जी 10 - 0 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना 2, यानी dv/dx तो कितना आ गया 5 आ गया। अब एरिया मैंने कहा है कि 8 है, तो एरिया भी मिल गया, dv/dx भी मिल गया और ईटा भी गिवन है।
तो इस केस में हमें वो फोर्स पता लग गई जो विस्कस फोर्स लग रही है बोट को रोकने में। अगर हम उसी के बराबर की फोर्स लगा रहे हैं तो ये बोट तो कांस्टेंट स्पीड से जानी शुरू हो जाएगी। तो कितनी फोर्स लग रही है, ईटा ए dv बाई डी एक्स। हम इस ढंग से इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब सोचो ईटा कितना है भाई, ईटा की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 0.1 के हिसाब से अगर हम देखें, एक पॉइज के अंदर 1/10 ऑफ पॉइज होता है, तो 0.1 में 1/10 ऑफ पॉइज लिया गया। एरिया आपने 8 लिख दिया है भाई, जो dv बाई डी एक्स है उसको आपने 5 लिख दिया है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 इंटू 10⁻²। तो ये कितना आ गया बेटा, 0.4 न्यूटन की फोर्स है जो वो लगनी चाहिए इस रोइंग पर्सन को। जो पर्सन रो करने की कोशिश कर रहा है बोट को, वो कितनी फोर्स लगाएगा, वो 0.4 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। तो बोट ये कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे के आगे मूव करते हुए चलती जाएगी। चलिए थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। अब आप इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ लो ज़रा एक बार कि विस्कोसिटी लिक्विड्स की है, जो जैसे जैसे लिक्विड्स की डेंसिटी बढ़ती है विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। जबकि अगर डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी बढ़ेगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी की वेरिएशन लिखी हुई है मैंने। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कर दो, लिक्विड्स की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और गैसेस की विस्कोसिटी कम हो जाती है। चलिए हम जो हमारे काम का रिलेशन है उसकी बात करते हैं, पोस्टलीज रिलेशन। पोस्टलीज रिलेशन ये कहता है कि अगर एक पाइप है जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और अगर हम मान लें कि इसका रेडियस r है, तो हम जानते हैं कि इधर हाइयर प्रेशर है बेटा, क्योंकि लिक्विड हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो हाई से लो प्रेशर की तरफ जाते रहते डेल्टा पी का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो कहता है कितनी वॉल्यूम लिक्विड की इधर से इधर चले जाएगी कितने टाइम के अंदर, पर सेकंड कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो करता है। तो उसके लिए रिलेशन कौन सा है, π/8 डेल्टा पी r⁴ बटा ईटा एल। अब आप सोच लो कि अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे एक सवाल बना दूँ, मैं आपको क्वेश्चन ये बना दूँ कि डेल्टा पी की वैल्यू है जो वो 500 या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। चलिए तो मैंने ये बेटा दोनों एंड्स के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस था उसकी बात कर ली। मैंने आपको कह दिया कि एरिया की वैल्यू है जो वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए वो भी हो गया, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो 3 मीटर्स की है। चलिए वो भी हो गया, है ना। और मैंने आपको कह दिया कि जो ईटा है वो 100 पॉइज के बराबर है। अब आप बताइए कि इन 5 seconds what volume will move out। तो आपको इस केस में करना क्या है, आपको बेसिकली वॉल्यूम पूछी गई है, टाइम आपको दिया गया है कितने सेकंड्स का, भैया 5 सेकंड्स का। आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे π/8 लिख दोगे, प्रेशर डिफरेंस कितने का है 50 का। अब रही बात यह कि एरिया है जो वो हमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, या 3/π कर लो, ठीक है ना, 3/√π या पाई कर लो इसको। तो एक और तरीका हो सकता है, चलिए हमने एरिया लिख ही दिया है, तो पहले आप क्या करोगे कि एरिया इक्वल्स टू πr² से आप 3 × 10⁻⁻4 को इक्वेट कर दोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, r² की वैल्यू आ जाएगी 3/π × 10⁻⁻4। ये 3/π है तो पाई लिख देते हैं इसको। और यहाँ कितना आ गया, π² आ गया भैया, r² है तो मुझे तो r4 चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/π⁴ × 10⁻⁻8 आ गया, ठीक है जी, ये हो गया। ईटा की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे 100 पॉइज है तो एक पॉइज किसके बराबर है बेटा, एक पॉइज 1/10 पॉइजली के बराबर है, तो इसका मतलब 1/10 से इसको डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। अब आगे क्या बच गया हमारे पास, इस सारे को डिवाइड कर देंगे किससे, लेंथ से। लेंथ ऑफ द पाइप कितना है, 3 है। तो जो भी आपका आंसर आता है दैट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट हैज फ्लोन थ्रू द पाइप इन 5 seconds। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। पहचानना कैसे है
कि उसका एरिया या रेडियस फिक्स करके आपको दिया गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सोचो कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर मूव करते हुए आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूं। अब मान लीजिए कि कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर लगातार नीचे गिर रही है, तो उसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं 6 पाई ईटा RV। याद होगा बच्चों को, ये जो बैक फोर्स है इसका नाम क्या है? इस लॉ का जो नाम है वो कौन सा लॉ है बच्चों? ये स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी फ्लूइड के अंदर बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराओगे तो ये लेयर तो बॉडी के साथ साथ ही मूव करेगी, ठीक है, और ये जो लेयर है उससे थोड़ी सी स्लो मूव करेगी, ये बिल्कुल स्लो मूव करेगी। तो जो बॉडी के साथ वाली लेयर है वो फास्टेस्ट है, ये स्लोएस्ट है। तो इन लेयर्स के बीच में जो बैकवर्ड फोर्स ड्रैगिंग की है वो 6 पाई ईटा RV लग जाएगी। अब मुझे कहा गया कि नहीं, आप तो कांस्टेंट स्पीड फाइंड आउट करके दिखाओ कि ये VT जिसको आप टर्मिनल स्पीड कह रहे हो, इस स्पीड का क्या नाम रखा गया बच्चे? इसका नाम रखा गया कि ये टर्मिनल स्पीड है। टर्मिनल स्पीड कौन सी स्पीड होती है? जिसके साथ बॉडी मूव करती है जब उसे आप किसी भी लिक्विड में डाल देते हो मूवमेंट के लिए। जैसे एक भरा हुआ पूरा का पूरा कंटेनर है, आपने बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया, वो जैसे ही टच की उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लग गई। अब ये जो बॉडी नीचे गिर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से जिससे भी गिर रही है वो टर्मिनल स्पीड है। अब कांस्टेंट स्पीड आने का मतलब ये हुआ कि फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर बिल्कुल नहीं लग रही, पर एक्चुअल में तो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी फोर्स लग रही है देखो, एक तो उस बॉडी का वेट नीचे को एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इसको ऊपर को 6 पाई ईटा RV T से एक तो ये जो विस्कस फोर्स है वो लगती हुई नजर आएगी, और एक फ्लूइड के अंदर जितना भी उसका वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G से उसको अपथर्स्ट लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ वॉल्यूम जितना भी इनसाइड है इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू G से उसका वेट नजर आएगा। तो हमें इक्विलिब्रियम में क्या नजर आएगा? इक्विलिब्रियम में ये नजर आएगा कि mg की वैल्यू है जो वो किसके बराबर है? वो अपथर्स्ट प्लस विस्कस फोर्स के बराबर है। चलिए मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये आ गई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब सिग्मा इंटू G। ये आ गई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो इंटू G, और ये आ गया 6 पाई ईटा RVT। तो यहाँ से आप देखो तो आपको VT की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आएगी? 2/9, क्योंकि यहाँ से 2/9 आ गया। ये देखिए पाई 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 तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक। ये आपके पास आ गया R², क्योंकि एक R तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला R इसके साथ R² आ गया। फिर आ गया आपके पास डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G डिवाइडेड बाई ईटा। अब अगर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब बिगर रेन ड्रॉप्स हैं जो फॉल एट ग्रेटर स्पीड, जो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स है ना, जब ऊपर से बादलों से रेन ड्रॉप्स गिरेंगे तो जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा स्पीड के साथ बच्चे गिरते जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो इसकी जो ग्राफ बनता है ना वो इस ढंग से आता है कि फिर आप शुरुआत में टर्मिनल स्पीड बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो कांस्टेंट हो जाती है, और इस ढंग से इसका ग्राफ आपको नजर आएगा, क्योंकि VT है जो R² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको यहाँ पे एक सवाल दिया गया, देखो कि बॉल फॉल करती है एक हाइट h0 से। आप ये मान लो इस h0 हाइट से फॉल की तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? √2gh हो गई। हमने कहा कि यह स्पीड बाद में चेंज ही नहीं करती, तो इसका मतलब यही स्पीड टर्मिनल स्पीड है। अगर यही स्पीड बेटा टर्मिनल स्पीड है तो आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो 2/9 R² जो भी बॉल का रेडियस है, सिग्मा ऑफ द बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G बाई ईटा। तो आपसे पूछा क्या गया था? ईटा पूछा गया था, वो आप फाइंड आउट कर लोगे। इसी ढंग से ये वाला क्वेश्चन सिचुएशन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे शो किया, ये बड़ी बार आता है। वो कहता है जी हवा में
एन ड्रॉप्स थे वो आपस में धीरे धीरे करके मर्ज हो गए। अगर वो ड्रॉप्स मर्ज हो गए तो गिरते हुए ड्रॉप्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कितनी होगी, हम सीधा डायरेक्टली लिखते हैं कि जो न्यू टर्मिनल स्पीड है वो n⁻2/3 इंटू ओल्ड टर्मिनल स्पीड के बराबर है। बस इसको याद रखो। ये एक्सप्रेशन सेम रहता है पोटेंशियल के लिए भी, कि अगर n ड्रॉप्स हैं उनका पोटेंशियल V0 है, वो आपस में मर्ज कर जाएं तो नया पोटेंशियल कितना आएगा, तो नया पोटेंशियल भी इतना आएगा, नई टर्मिनल स्पीड भी इतनी आएगी। अगर कैपेसिटी की बात करें तो वो 1/3 आएगी, 1/3 ऑफ c। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात होगी। अभी फिलहाल आपको जो पॉइंट दिया गया है वो क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की। देखिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स दो टाइप का होता है, एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बेटा, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता देते हैं। देखिए, जब आपको लगता है ना कि एक पानी है, किसी आप नलके को देखो, नल को देखो, तो उसमें पानी ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कि ये फ्लो नीचे को हो रहा है या फ्लो ऊपर को हो रहा है। एक्चुअल में कौन सा फ्लो है जिसमें जैसे ये एक लिक्विड है, इसके हम कंसिडर कर लें कि ये पाइप के अंदर लिक्विड जा रहा है और उस लिक्विड के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। उन लेयर्स में से आप एक लेयर को कंसिडर कर लो। अगर हर पार्टिकल जब ए पॉइंट को क्रॉस करेगा उसकी स्पीड va है, जब वो बी पॉइंट को क्रॉस करेगा, कोई भी पार्टिकल हो, उसकी स्पीड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से फिक्स्ड है और यहाँ पे vc है। अगर इस टाइप का फ्लो है तो वो कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन है, कि ऑल पार्टिकल्स जो क्रॉस कर रहे हैं हैव सेम वेलोसिटी अंडर सेम कंसिडरेशंस। मतलब उनकी सेम कंसिडरेशन ऑफ एरिया एंड ऑल दैट के बाद उनकी सेम वेलोसिटी रहती है। तो जितने भी पार्टिकल्स ए को क्रॉस करते हैं, बी को क्रॉस करते हैं, सी को क्रॉस करते हैं, उन सबकी सेम कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मेट नहीं होती, यानी जब पहला पार्टिकल ए को क्रॉस करता है और जो नेक्स्ट पार्टिकल ए को क्रॉस करता है, अगर उनकी स्पीड सेम नहीं है, अगर va1 इज नॉट इक्वल टू va2, तो हम कह देते हैं कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो है। बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसको देखने के लिए एक हम स्पीड डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी किसी पाइप के अंदर जो स्पीड ऑफ द लिक्विड है वो इस फैक्टर के बराबर है, n/ρd। d क्या है, यहाँ पे डायमीटर है, कई जगह में इसको रेडियस के तौर पे भी लिखा जाता है। रो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है। और जो ईटा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और यहाँ पे n क्या है, n रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक। तो ऐसा है बच्चों कि क्रिटिकल स्पीड डिसाइड होती है लिक्विड की खुद के ऊपर, जैसे क्योंकि वो ईटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाइप के ऊपर क्योंकि वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है डेंसिटी, और लिक्विड की खुद की डेंसिटी के ऊपर। अगर हम मान लें कि इस प्रोसेस में जो लिक्विड फ्लो है, जो फ्लो की स्पीड है वो लेस देन है क्रिटिकल स्पीड से, तो फ्लो रहता है बच्चों स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और अगर ये इससे ज़्यादा है तो फ्लो हो जाता है कैसा, टर्बुलेंट। एक बात मैं और बता दूं, ये जो n हमने नंबर लिखा है ना, ये रेनॉल्ड्स नंबर है। इनफैक्ट ये भी डिसाइड कर देता है कि लिक्विड फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा या टर्बुलेंट रहेगा। अगर n की वैल्यू बेटा लेस देन 2000 है तो है लिक्विड फ्लो स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 है तो है ये टर्बुलेंट। आप कहोगे इन बिटवीन ये रहता है कि लिक्विड फ्लो अनस्टेबल है, यानी 2000 से लेके 3000 के बीच में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे फ्लो कैसा है भैया, फ्लो अनस्टेबल है। पता नहीं लगता कि लिक्विड फ्लो फास्ट है ज़्यादा या स्लो है, पर हमें इतना पता है कभी वो टर्बुलेंट हो जाता है, कभी वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपको और पता लग गई। फिर आपको ये पता है कि लिक्विड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मूव करने का पाइप में, कई बार पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करता है बेटा। तो हमें तो इतना पता है कि जितना लिक्विड इधर से आएगा, जितना भी लिक्विड एंटर करेगा,
क्योंकि पाइप की वॉल्यूम सेम है तो उतना ही लिक्विड फ्लो आउट कर जाएगा, तो उतना ही लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड जो एंटर कर रहा है वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर जा रहा है पर सेकंड, ठीक है ना, आउट भी वही हो रहा है। आप कहोगे सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इनटू लेंथ, लेंथ को डिवाइड कर दिया हमने टाइम से, तो वो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। ये किसकी है? एंट्री पे है, ठीक है ना। एरिया किसका है? एंट्री पे है। तो ये बाकी हमने ये कहा कि एरिया आउट जाते हुए और लेंथ पर यूनिट टाइम आउट आते हुए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे एरिया आपके पास इस साइड पे पहला एरिया आपका A1 है और यहाँ स्पीड लिक्विड की V1 है और यहाँ एरिया A2 है और इधर लिक्विड की स्पीड V2 है, तो एंट्री पे एरिया A1 है, स्पीड V1 है, ब्लीविंग आउट पे एरिया A2 है, स्पीड V2 है। तो देखिए यहाँ से पता लग गया कि A1 V1 किसके बराबर है? A2 V2 के बराबर है। इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूस है लिक्विड का फ्लो जी, जितना लिक्विड एक साइड से आएगा उतना ही लिक्विड दूसरी साइड पे बाहर चला जाएगा। कई बार इसी तरह के जो सवाल होते हैं इनमें आपको मल्टीपल जो पाइप्स होती हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं। जैसे मैं कह दूं एक पाइप इधर से आ रही है बेटा, एक पाइप इधर से आ रही है और एक पाइप इधर जा रही है, और हो सकता है तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो। यहाँ से दो जगह से आई और ये तीसरी जगह पे चली गई। ये A3 V3 है, ये A1 V1 है यहाँ से, और यहाँ से A2 V2 है। तो आप इसमें कैसे लिखोगे? आप इसमें लिखोगे A1 V1 प्लस A2 V2 एंट्री है, A3 V3 लीविंग आउट है। यहाँ से ये भी पता लग गया कि एरिया है जो AB वो हमेशा कांस्टेंट है, तो एरिया है जो या वेलोसिटी है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू एरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मानते हैं कि लिक्विड की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जैसे जैसे एरिया है जो वो कम होता जाएगा, किसी पाइप को आप स्क्वीज कर दोगे उसका एरिया कम हो गया, अब उसमें से आप देखो लिक्विड एकदम से बहुत फास्ट जाता है। जबकि अगर वही पाइप है जो आप ब्रॉडर पाइप ले लो उसको तो वहीं से लिक्विड फ्लो स्लो हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं एक रिवर बेड की बात करूं तो आप देखो रिवर बेड में जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा होगा यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, आप देखिए यहाँ लिक्विड होगा स्लो, और जहाँ पे रिवर बेड की डेप्थ कम है वहाँ लिक्विड होगा कैसे? फास्ट। तो डिपेंड करता है कि आपके पास फास्ट मूविंग लिक्विड है या स्लो मूविंग लिक्विड है। आप रिवर बेड देखो जहाँ पे आपको लगे ना कि भैया पानी तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो समझ लो वहाँ रिवर बेड बहुत ज़्यादा गहरा होगा। जो लेक है उसका लेवल ग्राउंड का मतलब जो उसका डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे भी लिक्विड लेवल फास्ट मूव कर रहा है वहाँ पे उसका जो डेप्थ है वो स्लो है या डेप्थ कम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी, जो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड है वो कितनी होती है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी जो मूविंग लिक्विड की एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो तीन टाइप की एनर्जी उसमें हो सकती है। एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर उसकी प्रेशर एनर्जी होगी। मैं आपको बता दूं कि टोटल एनर्जी जो काइनेटिक होती है वो हाफ mv² होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होती है, जबकि प्रेशर एनर्जी कितना प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स और कितना लिक्विड फ्लो हो गया है उसके हिसाब से होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब लिक्विड एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब प्रेशर कैसा है? हाइयर है बेटा। यहाँ कैसा है? प्रेशर लोअर है। मैं इसको हाइयर प्रेशर को P1 कह देता हूँ, लो प्रेशर को मैं P2 कह देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। आप मान सकते हैं कि V2 की वैल्यू V1 से कम होगी क्योंकि A2 है जो वो A1 से ज़्यादा है, यूजिंग A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं कि गेन हुआ है किसका?
गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कॉस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V है ना, जो वो किसके बराबर है, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस mg H2 माइनस H1, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो आप इसको डेल्टा V को उधर ले जाइए तो आपके पास क्या बन जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। अब अगर हम इसको देख लें कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कैसे लिखी जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो मूविंग एनर्जी है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 वो किसके बराबर है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो जिससे हम कह सकते हैं कि भैया प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H है जो वो कांस्टेंट है। यानी एक मूविंग फ्लूइड की जो तीनों टाइप की एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहने वाली है, वो फिक्स रहने वाली है। यानी अगर किसी जगह पे स्पीड फास्ट हो रही है तो इसका मतलब या तो वहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है या कहीं हाइट कम हो रही है। इसके इस थ्योरम को कौन सी थ्योरम कहते हैं बच्चों, कौन सी थ्योरम कहते हैं बोलो? इसको कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम कौन सी है, बर्नौलीज थ्योरम है, जो ये कहती है कि टोटल प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है फॉर नॉन कॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, आइडियल फ्लूइड। तो ध्यान रखते हैं तीनों शब्द, नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन कॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। उसमें जो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड है वो हमेशा ही क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। चलिए अब इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन आती है मैग्नस इफेक्ट, जिसको आप मानते हो क्या है, वो स्विंग ऑफ बॉल है। आपने देखा होगा कि बॉल को अगर ऐसे मैं मान लूं क्रिकेट बॉल है, एक साइड रफ है और एक साइड स्मूथ है, तो दोनों साइड पे जो एयर की लेयर्स हैं उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि स्मूथ साइड पे फास्ट हो जाएगी स्पीड और जो रफ साइड है वहाँ स्लो हो जाएगी। तो हम अगर ये रिजल्ट यूज करें कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तो जहाँ V फास्ट होगी वहाँ P लो हो जाएगा। तो जिधर P लो है, एक साइड पे P लो है, एक साइड पे P हाई है, तो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ P हाई माइनस P लो इनटू एरिया से हम उसके ऊपर लगने वाली फोर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉल है वो हवा के अंदर ही अपना पाथ डेविएट कर जाएगी। और ये स्विंग ऑफ द बॉल किसकी एप्लीकेशन है बेटा, ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। इसी में अगला केस देखते हैं, वो बात करते हैं किसकी, एरोडायनेमिक लिफ्ट की। तो एरोडायनेमिक लिफ्ट आपने देखा होगा, एरोप्लेन की लिफ्ट। तो आप मान लीजिए कि ये एक एरोप्लेन है, इसमें यहाँ पे आपके पास ये प्लेन है, इसको मैंने मान लिया कि यहाँ नीचे वाली साइड रफ है, ऊपर वाली साइड स्मूथ है। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से जब एयर की लेयर्स जाएंगी तो फास्ट जाएंगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। यहाँ पे एयर की लेयर्स क्या होंगी, स्लो होंगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो हाइयर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या मिलेगा, एक थर्स्ट मिलेगा। थर्स्ट कितना मिलेगा, प्रेशर हाई माइनस प्रेशर लो इनटू एरिया। अगर हम ऊपर से देखें तो वो फोर्स किसके बराबर आ रही है, हाफ रो वी फास्ट का होल स्क्वायर माइनस V स्लो का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप एरोडायनेमिक थर्स्ट की बात कर सकते हो, एक्शन ऑफ एटोमाइजर की बात करते हो। जैसे स्प्रे नहीं होती, जैसे वो हम कहते हैं कि एक चीज स्प्रे हो रही है यहाँ से, तो वो क्या करता है, जहाँ से जब फास्ट मूवमेंट होती है एयर की तो यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो हाई से लो की तरफ लिक्विड पुश होता है और साथ में ही वो स्प्रे हो जाता है। आप देखिए घर की जो ऐसे झोपड़ियाँ होती हैं ना, जो कच्चे मकान होते हैं, आप मान लीजिए झोपड़ी है उसमें, है ना, तो होगा क्या कि एयर की लेयर यहाँ से तो बहुत फास्ट मूव करेंगी, फास्ट मूव करेंगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। घर के अंदर हाई प्रेशर है,
तो हाई से लो की तरफ क्या होगा, घर के अंदर हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि लिक्विड जो एयर है वो स्लो है या रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे हाई प्रेशर है, तो इधर से इधर को क्या मिलेगा, एक पुश मिलेगा। उस पुश के लगने की वजह से जो घर की छत है वो ऊपर उठेगी और साथ में ही विंड के आगे की आगे कैरी हो जाएगी, तो ये भी इससे पता लगता है। बाकी आपने एक बार और देखी होगी कि हमेशा ओवरटेकिंग के दौरान बोला जाता है कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं वो आपस में ज़्यादा क्लोज ना आए। उसका रीज़न क्या होता है कि जब वो क्लोज आ जाते हैं तो उनके बीच की लेयर्स फास्ट हो जाती हैं। तो भाई दूर वाली लेयर्स तो स्लो हैं, बीच वाली लेयर्स फास्ट है। देखिए दो व्हीकल्स हैं, उनके बीच की लेयर फास्ट है, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ हाई प्रेशर है, तो उधर से हवा इसको पुश करके इनको आपस में टकरा सकती है। तो यही फास्ट मूविंग ट्रेन्स के लिए है, एरोप्लेन्स के लिए है, दो बोट्स के लिए हो सकता है, शिप के लिए हो सकता है, जो रोड के ऊपर व्हीकल्स चल रहे हैं उनके लिए हो सकता है। तो सबके लिए बर्नौलीज थ्योरम वैलिड रहती है। चलिए कुछ और एप्लीकेशंस भी देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास सबसे पहली एप्लीकेशन है यहाँ पे कि हमारे पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों इधर, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। अगर आप तीनों जगह पे देखो तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है वो हाईएस्ट है, यहाँ पे उसके बाद सेकंड नंबर का प्रेशर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का प्रेशर है। तो इसका मतलब प्रेशर हाईएस्ट है जो वो ज़्यादा है प्रेशर 2 से और ज़्यादा कम है प्रेशर 1 से। अब बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A3 का, जिसको हम P3 कह सकते हैं, A3 सबसे ज़्यादा है, A2 से ज़्यादा है, पर A2 अगर हम देखें तो A2 है जो वो A1 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी यहाँ पे तो फास्टेस्ट होगी, सॉरी वेलोसिटी है जो V3 इज स्लोएस्ट, जबकि V1 है जो सॉरी V2 है जो वो V1 से ज़्यादा होगी, यानी ये जो रीजन है वो फास्टेस्ट के लिए है। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि भैया मुझे A1 V1 यूज़ करते हुए आप एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे वेलोसिटी बताइए। देखिए बेटा जो पहला एरिया है ना आपके पास वो 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, मैं उसको मिलीमीटर स्क्वायर में ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। जो दूसरा एरिया है मेरे पास वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो देखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर और ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया V की जो वैल्यू है वो है 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से उधर को मूव कर जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या सवाल है बच्चों, अगला सवाल ये है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पहले हम A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यूज़ करते हुए ना अपना जो एरिया वेलोसिटी है वो पता कर लेंगे। यहाँ क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी कितनी है 1 है, और जबकि दूसरी जगह पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और उसकी वेलोसिटी कितनी है वो पता करनी है V2। देखिए आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। बहुत अच्छे। अब हमें जो लिक्विड की डेंसिटी है वो गिवन है और हमसे प्रेशर पूछा गया है, एक जगह पे P2 के ऊपर प्रेशर पूछा गया है, तो आप क्या करोगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 और H2 दोनों सेम है तो उसको हटा दो, ठीक है बेटा, और इसको इक्वेट कर दो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के साथ। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो सर ऐसा है कि हमें P2 प्रेशर पता करना है, P1 हमें गिवन है, P1 कितना है, P1 की वैल्यू दी गई है 1000 पास्कल्स, तो मैं 1000 की टर्म्स में ही लिख देता हूँ। यहाँ आप लिख दोगे हाफ रो की वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻³ है। वेलोसिटी जो पहले केस में आई है हमारे पास वो कितनी वेलोसिटी है भाई, देखो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी हमारे पास, वो वेलोसिटी है भाई देखते हैं कितनी है, वो वेलोसिटी है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव में आने की वजह से इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा P2 की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे कि ये आ रहा है 500 आ रहा है ना, तो जो भी P2 की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी कि वो अगर नेगेटिव में भी है तो भी कोई बात नहीं, पॉजिटिव में भी है तो भी कोई बात नहीं। आपको इतना पता लग गया कि भाई इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक राइट बच्चों।
तो तो ये क्या आ जाता है, 500 आ जाता है ना यहाँ पे। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे के आगे जो केसेस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, जैसे इसमें क्या कहा गया कि हमारे पास जो लिक्विड है वो एक कंटेनर के अंदर डाला हुआ है और उस कंटेनर में यहाँ पे होल है। अब आप देखो क्या है कि लिक्विड इधर से इधर को फ्लो करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे है ये सारा का सारा केस। तो अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम की बात करूं तो यहाँ पे भी लिक्विड एयर प्रेशर है, यहाँ पे भी लिक्विड एयर प्रेशर है। यहाँ पे लिक्विड की स्पीड है जो प्रैक्टिकली v है जो वो नियरली 0 चलती है। तो मैंने कह दिया कि हाफ रो 0 का होल स्क्वायर प्लस रो जी, ये वाली हाइट है जो इसको h0 कह देता हूँ मैं, मस्ट बी इक्वल टू, दूसरी जगह पे प्रेशर तो p0 है पर उसकी वेलोसिटी v स्क्वायर के साथ है, प्लस यहाँ पे जो हाइट है उसको मैंने 0 मान लिया है। तो भाई क्या हुआ, एक तो ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, एक ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो v की वैल्यू अगर हम देखें तो 2gh0 है अंडर रूट। और ये वैसा ही है जैसे कि किसी लिक्विड को या किसी बॉडी को एक हाइट से h0 से थ्रो कर दिया हो, यानी जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो वेलोसिटी जिससे लिक्विड एक होल से बाहर आता है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होती है, वो स्पीड जिससे कि एक लिक्विड एक होल से बाहर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है जो वो एज इफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, कि हाइट से कितने से उस बॉडी को ड्रॉप किया गया। इसको अगर हम माने तो ये जो थ्योरम है इसको हम कहते हैं टॉर्सलिस थ्योरम। तो टॉर्सलिस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वो ये कहती है कि जो बॉडी एक हाइट से आप ड्रॉप करते हो, जैसे जो उसकी स्पीड होती है वही लिक्विड की स्पीड होगी अगर वो h हाइट तक ऊपर भरा हुआ है और होल में से बाहर आ रहा है। अगर एक लिक्विड h हाइट तक ऊपर भरा हुआ है होल से, तो उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी एज इफ किसी बॉडी को हम h हाइट से ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, कि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जब हमें पता लग गया कि वो अंडर रूट ऑफ 2gh0 के बराबर है, यहाँ पे h0 लिख देता हूँ मैं, तो ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी, ये h माइनस h0 रह जाएगी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h0 बाई जी आ गया। तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई बच्चे इस लिक्विड की, रेंज आ गई v0 इंटू टी। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा हुआ है भाई। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh0 2h माइनस h0 बाई जी। तो ये कितना रह गया, 2 बाहर आ गया, g से g कैंसिल हो गया, तो ये कितना रह गया h माइनस h0 इंटू h0। अगर आप देखो तो इस केस में जो जिसमें ये लिक्विड बाहर आ रहा है, तो उसमें अगर हम यहाँ पे माने कि ये लगातार नीचे को आते हुए इसकी हाइट का चेंज होने का जो रेट है वो dh/dt है, तो ये हम इसको वेलोसिटी मान सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट चेंज हो रही है पर सेकंड, तो वो वेलोसिटी आ गई। यहाँ से वेलोसिटी vb हो गई। तो a1 b1 को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे एरिया क्या आ सकता है बेटा, बड़े वाले लिक्विड सरफेस का, बड़े वाले सरफेस को पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है dh/dt। कई बार इसमें से भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और a2 कितना है, इधर एरिया ऑफ होल ऑरिफाइस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और ये उसकी vb। तो ध्यान रखें कि जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, जहाँ पे कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर है, जिसको हम a इंटू वी लिख सकते हैं, जिसको हम a इंटू 2gh0 लिख सकते हैं। एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि ये रेंज है ना, ये रेंज मैक्सिमम हो सकती है अगर h0 इज इन मिडल, यानी वो किसके बराबर है, h/2 के बराबर। अगर ऐसा केस आता है तो वो मान के चलिए मिडल में है। अच्छा एक बात और, अगर मैं मान लूँ कि लिक्विड h लेवल तक भरा हुआ था, पर आपने क्या किया, एक
H1 हाइट पे यहाँ पे और एक नीचे से H1 हाइट पे एक होल जनरेट कर दिया सेम वैल्यू का। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही केसेस में जो रेंज है ना बच्चों, ये R1 इक्वल टू R2 होगी, ये बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, एक चीज़ और इसमें कि अगर ये H1 से H डैश हाइट तक रह गया तो उस केस में कितना टाइम लगता है। तो टाइम की वैल्यू आप मान के चलो कि एरिया जो बड़े वाला है वो A0, यहाँ पे एरिया छोटे वाला स्मॉल a, अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ h डैश। ठीक है बेटा, अगर उसको एम्प्टी होने में कितना टाइम लगना है, एम्प्टी होने का मतलब कि ये है कि जो h डैश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें जो टाइम लगेगा वो है A0 बाई ए अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी h डैश माइनस 0। तो इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट A0 बाई ए अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। इतने टाइम के अंदर जो लिक्विड है वो ये जो सारा का सारा केस है ये एम्प्टी हो जाएगा। जितना मैंने अभी तक कराया है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम अगले वाले पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, इसी की एप्लीकेशंस में अगला जो केस आता है वो आता है वेंचुरीमीटर का। देखते हैं वेंचुरीमीटर क्या है। देखिए बेटा, वेंचुरीमीटर एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। हमें पता है कि यहाँ पाइप में लिक्विड H1 हाइट तक रेज किया हुआ है, यहाँ पे H2 हाइट तक रेज किया हुआ है, यानी कि डेल्टा H है जो दोनों के बीच में डिफरेंस है जो लेवल का, वो हमें लिखने को मिल जाता है H1 माइनस H2। अब गौर कीजिए, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। अब यूँ समझ लीजिए कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, या वेलोसिटी कम है वहाँ पे एरिया, वहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, और लिक्विड इधर से इधर को फ्लो कर रहा है तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और प्रेशर इधर कम है। तो प्रेशर डिफरेंस को हम रो जी डेल्टा एच के साथ भी लिख सकते हैं। पहले तो हम प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर ले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से। A1 V1 A2 V2 को अगर हम यूज़ करें तो हमें पता लग जाता है कि जो V2 की वैल्यू है न्यूमेरिकली वो A1 V1 ओवर A2 के साथ लिखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाएं इन दोनों के लिए तो हम कह सकते हैं कि P1 यहाँ पे प्रेशर है भाई, ठीक है, और P2 इधर प्रेशर है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर किसके बराबर है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर के बराबर। ठीक, ये भी सही बात है। तो अब हमारे पास क्या बन गया कि P1 माइनस P2 जो मैंने पहले ही कहा कि किसके बराबर है, रो जी डेल्टा एच के बराबर है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि हाफ रो, देखिए P1 माइनस P2 किया तो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर से ये रिजल्ट आ गया। तो रो से रो कैंसिल कर दिया आपने, आपको पता लग गया कि ये रिजल्ट है जी डेल्टा एच की वैल्यू हाफ ऑफ V2 की वैल्यू देखिए दी हुई है A1 ओवर A2 का होल स्क्वेयर V1 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर, ये रिजल्ट आपके पास बन जाता है। तो इससे यहाँ से पता लगता है कि वेलोसिटी V1 आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हो, जो कि आपके पास कितनी आ रही है 2g डेल्टा h, जो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे क्या है बेटा, 2 इधर चला गया और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, A1 ओवर A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर इसी की जगह आपको V2 पता करना है तो मैं बता दूं आपको कि ये भी रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2g डेल्टा एच। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो बेटा, 1 माइनस A2 ओवर A1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर V1 आपको पता करना है भैया डेल्टा एच की टर्म्स में, तो फर्स्ट से शुरू करना है तो यहाँ पे A1 ओवर A2 होगा, और अगर V2 के लिए पता करना है तो 2 बाद वाली सेकंड वाली टर्म में लिखा जाएगा और A2 ओवर A1 का होल स्क्वायर करके आएगा। तो ये वेंचुरीमीटर में एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कई बार ना ये रिजल्ट ऐसे आ जाता है बच्चों कि यहाँ से ऐसे है और एक पाइप यहाँ पे लगी हुई है और ये YouTube नीचे से है, तो उस केस में ध्यान रखना कि यहाँ गैप ज़्यादा होगा और ऐसे बना देते हैं कि ये अब यूँ मान लीजिए कि ऐसे है लिक्विड, ठीक है ना,
और आगे चल के इस ढंग से फिर से है। तो उस केस में क्या है कि ये सेंट्रल लेवल तो सेम ही है, राइट। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे लेवल ज़्यादा होगा और यहाँ पे लेवल कम होगा। अब मतलब यह है कि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है ना, वहाँ ये वाली हाइट भी आपके पास ज़्यादा होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे ये लिक्विड की हाइट ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा गया कि यहाँ से आने वाले वेलोसिटी बताओ भाई, जबकि यहाँ पे आपको मास है जो वो m दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, बर्नौलीज थ्योरम तो लगानी पड़ेगी, पर यहाँ का प्रेशर अब सिर्फ जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक के साथ था उसके साथ नहीं है, उसके साथ आपके पास यहाँ पे जो फोर्स mg लग रही है और यहाँ पे जो एरिया है उसके हिसाब से भी प्रेशर है। तो आप क्या कहोगे कि ऊपर वाला जो प्रेशर है वो mg/a है, प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो p0 है, प्लस यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 के बराबर है, तो मैं इसको 0 ही लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे हाइट कितनी है ρg h का प्रेशर है। और दूसरी जगह पे अगर हम देखें बिल्कुल बाहर, तो वहाँ पे भी प्रेशर तो भैया p0 के बराबर ही है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, वो क्या है भाई कि यहाँ पे वेलोसिटी ρv² के बराबर आ जाएगी और हाइट 0 होने की वजह से ये रिजल्ट तो 0 आ गया। अब आप देखो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ जो वेलोसिटी आ रही है आपके पास वो √2mg/a प्लस 2ρgh, देखिए 2mg/a, यहाँ पे रो से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी रो से डिवाइड कर दिया, रो और रो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास स्पीड के लिए जो न्यूमेरिकल रिजल्ट है वो बन गया 2mg/a रो प्लस 2gh, ठीक बेटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ 2gh नहीं आती, बल्कि इसके प्रेशर की वजह से भी उसमें एक कंपोनेंट है जो वो एडअप होके आता है। तो आपने बर्नौलीज थ्योरम को लगाना सीखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमेशा ही आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। अब इसमें से एक बड़ा अच्छा सवाल आता है। आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसके पहिए लगे हुए हैं और यहाँ पे लिक्विड इधर से जा रहा है, तो ऑब्वियस है इधर को मोमेंटम गेन हो रहा है। तो ऑब्वियस है अगर रेस्ट से चला है तो इधर को भी मोमेंटम गेन होगा, कैपिटल M/v, ठीक है। तो हम मानते हैं ये मोमेंटम गेन हुआ तो इसने एडिशनल फोर्स जनरेट कर ली। कितनी वो फोर्स जनरेट होगी, v इंटू dm/dt। dm/dt क्या होता है भाई, d/dt ऑफ मास। कितना इसमें से जाएगा, मास तो जाएगा सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के हिसाब से, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका मतलब v और रो तो बाहर आ गया, वॉल्यूम क्या है बेटा, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, d/dt। ऑब्वियस है इसमें से a बाहर आ गया बेटा। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये तो a भी बाहर आ गया, v भी बाहर आ गया, सॉरी a इंटू एक्स आ गया, a इंटू एक्स आ गई ना वॉल्यूम। तो av² इंटू रो, क्यों, क्योंकि a बाहर आ गया, यहाँ पे रो आ गया, और v² कैसे बना, dx/dt। आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे है। ये v आ गया, रो आ गया बेटा, a आ गया, तो ये dx/dt आ गया, जिससे कि ये बन गया क्या, v² रो a, या a v² इंटू रो, इस ढंग से आ सकता है। तो इसका मतलब जब लिक्विड बाहर को गिरेगा इस होल में से, तो ऑब्वियस है उधर को लिक्विड ने मोमेंटम गेन किया, तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ड्रम को पीछे को जाना चाहिए। तो ड्रम को पीछे को ले जाने के लिए कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है भैया, इतनी फोर्स एक्ट कर रही है। ये लॉज ऑफ मोशन में भी हमने सीखा था, तो बढ़िया बात है। तो अब आपके पास यहाँ पे दो केसेस आ गए। आपको कहा गया कि ये जो हाइट्स है ना, ये दोनों की h1 और h2 के हिसाब से है, और इधर से लिक्विड जा रहा है, ठीक है, और इधर से भी लिक्विड जा रहा है, ठीक। यहाँ पे भी लिक्विड है हमारे पास और दोनों की हाइट्स हमने उसी हिसाब से लिए। अब आपसे पूछा गया कि भैया बताइए फोर्स इन इक्विलिब्रियम क्या आएगा। देखो बेटा, मुझे ज़्यादा तो बात समझने की ज़रूरत है नहीं इसमें। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो उसको मैं v1 कह देता हूँ, यहाँ वाली वेलोसिटी को मैं v2 कह देता हूँ, ठीक है। इस होल एरिया को मैं a कह देता हूँ, इस होल एरिया को भी मैं a कह देता हूँ। दोनों का होल एरिया a और a लिखा गया है, ठीक है। और डेंसिटी तो लिक्विड की सेम ही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक साइड को फोर्स लगेगी, देखिए इधर को जाने की वजह से इसकी फोर्स लगी F2 इस साइड को,
इधर जाने की वजह से इसकी फोर्स लगी F1 इस साइड को। तो अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो बेटा वो F2 माइनस F1 बनती है, ठीक। तो इसको जो नेट फोर्स लग रही है उसी के हिसाब से फोर्स इक्विलिब्रियम में भी आनी चाहिए। तो आपके सामने जो F2 है वो कितना है, वो एरिया तो सेम है दोनों का, भैया वेलोसिटी अलग अलग है, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू रो आ गया। तो ये कितना आ गया, A इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर किसके बराबर है, 2G। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी हाइट लिख लीजिए कि ये हाइट है आपके पास H1 और ये वाली हाइट है इस होल के ऊपर H2, या टोटल हाइट H1 हम इसको मान लेते हैं और इस हाइट को यहाँ से लेके ऊपर तक H2 मान लेते हैं। इसको काट देते हैं यहाँ से, इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए कि कैसे काटना है। आप इसको ऐसे कटिंग कर सकते हैं इस हाइट की, है ना। तो ये हाइट आपके पास इधर से इधर तक कितनी रह गई, H1 रह गई। अब आप जानते हो V1 की वैल्यू √2GH के हिसाब से आएगी, तो 2G तो अपनी जगह पे आ गई, ये क्या आ गया H2 और इधर क्या आ गया H1 इंटू रो। अब अगर आप देखो तो ये A रो 2G इंटू कितना आ गया बच्चों, डेल्टा H आ गया। तो डेल्टा H अगर हमें गिवन होगा तो हमें गिवन तो डेल्टा H चाहिए, तो आपने उस हिसाब से लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास वो फोर्स है जिसमें हमें वेलोसिटी की टर्म्स में नहीं, फाइनली हाइट की टर्म्स में हमने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। ये रो यहाँ पे था, 1 मिनट, यहाँ पे हमने इस रो को ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसलिए हम इस रो को नहीं लिखेंगे, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है। इस रो का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि नेट फोर्स इतनी लग रही है इसको। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही है जैसा हम ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई ये वाला सवाल है, इसमें पूछा गया कि अब ये एक फ्रिक्शन वाले सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और हमसे पूछा गया कि बताइए कितनी फ्रिक्शन चाहिए ताकि ये रुक सके। अब आप सोचो कि फ्रिक्शन का क्या रोल है। हमें इतना पता है कि ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में जब इधर से लिक्विड बाहर आना शुरू होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है ना बेटा, वो तो फोर्स इस साइड को लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू भी हमें पता है, A एरिया ऑफ द होल, यहाँ पे जो A एरिया ऑफ द होल है, V स्क्वायर जो वेलोसिटी से लिक्विड जा रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, √2G कैपिटल H के बराबर है, V स्क्वायर इंटू रो, ये है वो फोर्स। अब आप जानते हो कि फोर्स इधर को लगी है, तो भैया जो फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू है, अगर सपोज करो कोफिशिएंट, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो लिमिटिंग है वो कितनी होती है, म्यू mg के बराबर होती है। चलिए लिख देते हैं। हमने कहा कि फोर्स है जो कम से कम बराबर होनी चाहिए किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, टू अवॉइड स्किडिंग, ठीक है ना। स्किडिंग ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि ये तो रिजल्ट होना ही चाहिए। अब ये F फोर्स किसके बराबर है, A V स्क्वायर इंटू रो, और फोर्स लिमिटिंग केस के बराबर है म्यू इंटू mg। अब mg को कैसे लिखोगे, सोचो, मास है जो बच्चों वो एरिया इंटू हाइट, A इंटू एच आ गया। A कौन से वाला, ये वाला एरिया कैपिटल A डैश कह दो चाहे इसको, ठीक है, A डैश इंटू एच, ठीक हो गया। वॉल्यूम आ गई इसकी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया, तो ये सारा का सारा आपके पास क्या आ गया, मास आ गया। मास को इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, G के साथ। तो भैया यहाँ पे जो V है उसकी वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, √2GH थी, तो 2G इंटू कैपिटल H इंटू रो किसके बराबर है, म्यू इंटू A डैश इंटू कैपिटल H इंटू रो इंटू G। अब देखो रो जी एच, रो जी एच, ये तो सारे कैंसिल हो गए, तो आपके पास म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 2A बाई A डैश के साथ रहेगी। अब इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है। अगर आप वेलोसिटी √GH की टर्म्स में नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो आपको बेटर होगा कि आप √GH की टर्म्स में ही लिखें और वहाँ से आपका आंसर आ जाता है। चलिए एक बार देख लीजिए दोबारा से करके, फिर आगे चलते हैं इससे, है ना। अब आ जाता है हमारे पास एक और नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लिक्विड यहाँ से भी बाहर आ रहा है और लिक्विड यहाँ से भी बाहर आ रहा है, ठीक है। इधर से जो वेलोसिटी है लिक्विड की
वो v1 है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, √2g y के हिसाब से लिख सकता हूँ, और यहाँ से जो वेलोसिटी है उसको √2g 4y के हिसाब से लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि इधर से जो लिक्विड a1 b1, ये कैपिटल A इंटू v0 कह लेता हूँ, a0 v0 कह लेता हूँ, तो इधर से भी लिक्विड, अगर मैं मान लूँ कि इधर से इधर को जा रहा है, तो भी आपको क्या लिखना चाहिए, a0 v0 मस्ट बी इक्वल टू a1 b1 मस्ट बी इक्वल टू a2 b2। तो ये तो हमारे पास है ये रिजल्ट, ठीक है, कि इधर से भी जा रहा है और लिक्विड इधर से भी जा रहा है, दोनों साइड से लिक्विड तो सेम ही है जो फ्लो कर रहा है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पहले एक बार इसको यूज किया है और दूसरी बार इसको यूज किया है, तो अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट इन द बोथ द ओपनिंग सेम टाइम के अंदर कितना आएगा, तो वो हमसे पूछा गया है। सेम टाइम इंडिपेंडेंटली कर देता हूं कि एक बार आप उससे यूज कर रहे हो और एक बार इससे यूज कर रहे हो। तो भैया देखो ऐसा है कि एरियाज दोनों के अलग अलग है ना बेटा, a1 b1 a2 b2 के साथ आपने इक्वेशन बना ली। पहला क्या एरिया क्या है, लेंथ स्क्वायर, कितना रिजल्ट है बेटा उसके साथ 2gy, a1 b1 आ गया। दूसरे वाले का एरिया क्या है पाई r स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है √2g 4y। अब देखो क्या क्या अंडर रूट में कैंसिल होता है, अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, g से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया l स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या मिला है यहाँ से मिला है आपको कि r/l है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, r/l का होल स्क्वायर है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 पाई के बराबर है। तो r/l किसके बराबर रह गया, 1/2 पाई रूट के बराबर रह गया। चेक कर लो कहीं गलती ना हुई हो कोई। आगे चलते हैं, यहां पे देखिए आपको क्या कहा गया कि एक सैंड क्लॉक है। सैंड क्लॉक हो सकती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, फ्लूइड क्लॉक हो सकती है जिसमें से यहाँ से फ्लूइड लगातार गिरता जा रहा है और इधर इसको भरता जा रहा है, ये नीचे वाले हिस्से को। आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व बताओ जब आपको ये वाला एरिया और ये एरिया आपस में लिंक्ड है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी जगह पे एरिया इंटू वेलोसिटी जो y है, a1 v1 किसके बराबर होना चाहिए, a2 v2 के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहीं से देख लेता हूँ, ये एरिया क्या है, पाई x स्क्वायर है भाई, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो dy बाई dt आप लिख सकते हो। ठीक बच्चों, बहुत शानदार, क्योंकि ये तो वेलोसिटी नेगेटिव साइन के साथ नीचे को आएगा। और एरिया जो सेकंड वाला है वो क्या है, पाई इंटू स्मॉल a स्क्वायर है भाई, ठीक। और वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी है सर जी अंडर रूट ऑफ 2g y के साथ, राइट। आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमें देखने को मिले तो आप चेक करो कि जो x स्क्वायर है वो किसके साथ है भैया, अंडर रूट ऑफ y के साथ है। तो x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो किसके साथ, तो y की वैल्यू है वो किसके साथ लिंक्ड है, y की वैल्यू है जो x रेज़ टू पावर 4 के साथ लिंक्ड है। तो जो आपके पास इक्वेशन में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व ये है, रेट ऑफ द फ्लूइड फ्लो है जो वो हमने पहले ही मान लिया कि वो कांस्टेंट है। तो x स्क्वायर है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट y के, और वहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो वो आ जाती है। इसको एक बार दोबारा से पढ़ के करो, फिर आगे चलते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो dy बाई dt है ना बच्चों, ये आप बच्चे सोचेंगे कि सर मैंने वहाँ पे कौन रिलेट किया, क्योंकि मैंने कहा है कि रेट ऑफ फ्लो है जो वो कांस्टेंट है। तो जो इसमें से बाहर निकल रेट ऑफ मूविंग लिक्विड वो डू नॉट डिपेंड ऑन y, वो क्या है, वो कांस्टेंट है, इसलिए बेटा ये वाला रिजल्ट आया है, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या कहा गया है कि एक ड्रम है, ड्रम में जो लिक्विड है वो P से Q तक जब लेवल डाउन आ जाता है तो उसको आने में टाइम लगता है T1।
हमें पहले ही पता है कि ये टाइम को हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कि कैपिटल A बाई स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी, और यहाँ पे पहली हाइट कितनी है बेटा इसकी h है और दूसरी हाइट कितनी है h बाई 2 है। बहुत अच्छे। और ये टाइम t1 था। टाइम t2 अगर मैं देखूं तो वो कैपिटल A बाई स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी, और यहाँ पे हाइट पहली कितनी है बेटा h बाई 2 है, और बाद में हाइट कितनी हो गई है 0। अगर आप दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड कर दो t1 इज टू t2 तो ये सारे फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास अंडर रूट h भी बाहर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2, और इधर क्या रह जाएगा बेटा अंडर रूट h बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 बाई रूट 2। तो देखिए ये अंडर रूट h से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच क्या गया रूट 2 माइनस 1 का आंसर बच गया। तो t1 इज टू t2 की वैल्यू भी आपको सॉल्व होगी। अब अगला सवाल देखें। आपको ये मैं बताना चाहूँगा ये इधर कि जब भी आपको ऐसे कोई भी सवाल आए जिसमें वैक्यूम साथ में इंक्लूडेड हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वैक्यूम में जो प्रेशर है ना वो ज़ीरो है। उस प्रेशर को आपने ज़ीरो मान के चलना है और आगे कहानी शुरू कर देनी है। अब आप लिक्विड फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है भैया, यहाँ से ऐसे आ रहा है लिक्विड फ्लो। अगर देखूँ तो मैं लिक्विड तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है, उस प्रेशर को मैं मान लेता हूँ कि वो P0 है, ठीक है। और अब क्या है कि P0 वहाँ का प्रेशर हो गया, वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, और वहाँ की जो हाइट है वो रो जी h1 कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो हो गया 0, यहाँ की जो वेलोसिटी है उसकी बात है रो v0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हाइट है वो भी कितनी है, वो भी 0 है। अब एक चीज़ है कि मुझे v1 और v2 को भी रिलेट कर लेना चाहिए। उसको रिलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल A इंटू v1 बराबर कर देता हूँ A इंटू v0 के, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो वैलिड ही है हर जगह पे। तो जो v1 की वैल्यू है वो v1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है मुझे कि वो स्मॉल a v0 डिवाइडेड बाई कैपिटल A के बराबर है, जो मैं इधर पुट कर सकता हूँ। तो इधर क्या आ गया P0 प्लस हाफ रो v1 की वैल्यू मैंने a v0 यानी a v0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v0 का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए v0 वाली टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो बच क्या गया हमारे पास P0 प्लस रो जी h1 किसके बराबर है, यहाँ पे हाफ रो v0 स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, और इधर बच क्या गया 1 में से माइनस कर देंगे स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब आप इसको उधर ले जाओ तो ये कितना बन गया 2P0, और ये रो और रो 2P0 बाई रो यहाँ पे तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया 2G H1 ये बन गया। तो इस डिवाइडेड कर देंगे इसको किससे 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर से, और इसको कर दिया अंडर रूट आपने, तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई v0 की इक्वेशन आ गई। तो देखो बेटा वैक्यूम वाले क्वेश्चंस भी इस ढंग से सॉल्व हो सकते हैं। फिर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये कई बार वैक्यूम ऊपर हो सकता है, तो उस केस में जो आपने यहाँ 0.0 किया ये P0 इधर आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, और उस हिसाब से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन को एक बार सवाल को दोबारा ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आगे चलो। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, फिर इसको लेके चलिए। ये है केस साइफन एक्शन, जिसमें कि आपने देखा होगा जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो एक साथ में कनाल जा रही है, उसके अंदर से अगर दूसरी कनाल के अंदर आपको पानी डालना है तो आप एक पाइप लेके उसके अंदर थोड़ा सा डाल के फिर उसके बाद एकदम से नीचे को डिप करके छोड़ देते हैं, तो उधर से पानी दूसरी साइड पे आना शुरू कर देता है। सारा खेल इस बात का है कि जो लिक्विड लेवल आपके पास फर्स्ट कनाल में मूव कर रहा है, जो आपने पाइप उसमें डाली है उसका जो हाइट लेवल है पहली बात तो वो नीचे होना चाहिए। तो V0 मैं इसमें बेटा डायरेक्टली आपको लिख के दे रहा हूँ, तो ये 2G HB है, यानी HB मस्ट बी नॉन जीरो, HB मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर एक्शन टू टेक प्लेस। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
मतलब ये नीचे वाली हाइट हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसकी आने की वेलोसिटी भी पता लग गई। दूसरा जो कंडीशन ऑफ हीट फ्लो है, सॉरी जो कंडीशन ऑफ फ्लूइड फ्लो है वो ये है कि H0 प्लस HB है ना, जो ये जो टोटल हाइट है ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, P0 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिवाइडेड बाई ρg। अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप मान लीजिए कि साइफन एक्शन काम करेगा और ये आराम से फ्लूइड फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम की बहुत सी एप्लीकेशंस हमने कवर अप की और अच्छी तरह से कवर अप की। इनमें से आपको कोई भी सवाल किसी भी एंट्रेंस लेवल में मिलेगा तो आप डायरेक्टली इसको थ्रू करके चले जाओगे। चलिए एक और बात करते हैं लिक्विड की, जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कौन सी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से लिक्विड जो सरफेस है ना वो रुमाल की तरह खिंचा हुआ फील करता है। जैसे आप एक रुमाल मान लो, ये रुमाल है आपके पास, आप इधर से इसको फोर्स लगा दो, इधर से फोर्स लगा दो, इधर से फोर्स लगा दो, इधर से फोर्स लगाओ, तो ये पूरा स्ट्रेच्ड फील करता है। तो लिक्विड का जो सरफेस है ना वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड फील करता है और आप उसके ऊपर लाइन लगा के फील कर सकते हो कि सभी डायरेक्शंस में उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो स्ट्रेचिंग की फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग लगती है, जब इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो क्या है, वो सरफेस टेंशन है। देखो सरफेस टेंशन है जो लिक्विड की, वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही एक्ट करते हैं। इसी वजह से जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल हैं शेप में। जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल हैं शेप में। किस प्रॉपर्टी की वजह से है ये सब कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से है। देखिए सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड मेम्ब्रेन है, जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। अब आप इसको समझ लो कि ये डिक्रीज कर जाता है विद हीटिंग। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे तो ये कम हो जाएगा। ये कॉन्टेमिनेशन के साथ डिक्रीज कर जाती है। ये आप इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐड कर दो लिक्विड में, तब भी सरफेस टेंशन है जो वो डिक्रीज कर जाएगी। और ये इंक्रीज करती है विद सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। आप कोई भी ऐसी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लिक्विड के अंदर ऐड कर दो जो लिक्विड के अंदर सॉल्वेबल हो, तो उन केसेस से सरफेस टेंशन है जो वो बढ़ जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेडिकल एंट्रेंस में कई बार आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि एक लिक्विड फिल्म को बनाने के लिए कितना काम लगता है। पहले तो आप ये समझो कि अगर मैं लिक्विड थ्योरी सरफेस टेंशन की थोड़ी सी डिस्कस करूं कि जो इनर मोस्ट लिक्विड के सारे पॉइंट्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली अट्रैक्टेड है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगती। पर जितने भी मॉलिक्यूल्स इस फिल्म के अंदर होते हैं उनके ऊपर हमेशा एक नेट डाउनवर्ड पुल रहता है। आप यहाँ पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल बना लीजिए जो यहाँ पे है, इधर वो लिक्विड मॉलिक्यूल इधर उधर बनाएंगे आप ना, तो वो सभी डायरेक्शंस में, ये लीजिए ये लिक्विड सरफेस है, ये अगर सभी डायरेक्शंस में एक्ट करेगा तो आप मान लीजिए कि इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है इसी की वजह से सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। बाकी यहाँ से मॉलिक्यूल्स को जब इधर तक लेके जाएंगे तो वर्क इज डन। तो वो जो वर्क डन है वो किस में स्टोर्ड है, एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। तो इसीलिए सरफेस एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यानी सरफेस एनर्जी एग्जिस्ट करती है हर सरफेस फिल्म को बनाने में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी सरफेस एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो जो सरफेस एनर्जी स्टोर्ड है इन द सरफेस फिल्म उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो सरफेस जो वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट फिल्म डिवाइडेड बाय जो एरिया कंस्ट्रक्टेड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, कि जो वर्क डन पर यूनिट एरिया लगा है हमारे पास वो सरफेस एनर्जी है। ठीक है बेटा, अब इसको एक लिक्विड फिल्म के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास साफ साफ पता लग जाता है। जैसे आप सपोज करो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को आपने डिप कर दिया लिक्विड के अंदर, तो इसकी दो फिल्म्स बन गई। देखिए एक जो लिक्विड ड्रॉप है उसकी सिर्फ एक ही फिल्म बनेगी, लिक्विड एयर का एक ही कांटेक्ट होगा, जबकि सोप सॉल्यूशन है उसके लिए आपके पास एक यहाँ एक यहाँ, तो दो फिल्म्स बनेंगी। जबकि अगर हम एयर बबल की बात करें तो एयर बबल इन लिक्विड
तो वो भी एक ही फिल्म बनाएगा। तो यहाँ मैंने सोप सॉल्यूशन को डिप किया तो 2 फिल्म्स बन गई मेरे पास। अब इस फिल्म को बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा उधर को ना पुल कर दिया, तो आपके पास जो एडिशनल एरिया बना उसको देखो सही कौन सा बना है, ये वाला एडिशनल एरिया बन गया ना बच्चों। तो एरिया जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो L इंटू डी एक्स हुआ है। तो एरिया कितना कंस्ट्रक्ट हुआ, L इंटू डी एक्स, वो भी 2 टाइम्स क्योंकि 2 फिल्म्स हैं। वर्क डन कितना हुआ भाई कंस्ट्रक्ट करने में, फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू डी एक्स, वो भी 2 टाइम्स हुआ है। तो फोर्स कितनी है, वो तो सरफेस टेंशन के बराबर है, जो यहाँ पे फोर्स हम लिख रहे हैं वो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ है। तो 2 इंटू एल इंटू टी इंटू एल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, टी के बराबर आ गया। यानी कि जो सरफेस एनर्जी है हमारे पास वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, हमेशा सरफेस टेंशन के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ये एक रिलेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे कि कहीं भी आपको वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट फिल्म लिखना हो तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब जितना भी एरिया कंस्ट्रक्टेड हुआ है या एरिया चेंज हुआ है। और आपको पता लग गया कि सरफेस एनर्जी तो सरफेस टेंशन के बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन एरिया पता करो भैया पहले कि कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो इसी को हम उदाहरण मानते हुए, मतलब इसको बेस मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है, जो उसका रेडियस पहले R1 था और अब आपने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, R2 कर दिया, और आपसे पूछा गया कि इसमें वर्क डन कितना है। तो आपने कहा कि देखो जी ऐसा है कि पहले उसका जो सरफेस एरिया था वो 4 पाई R1 स्क्वायर था, बाद में R2 स्क्वायर हो गया, तो इसमें से माइनस कर दें R1 स्क्वायर, तो ये क्या आपके पास आ गया, एरिया चेंज मल्टीप्लाई कर दो T से, तो ये इतना वर्क डन है या इतनी एनर्जी लगेगी उसका रेडियस पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक लाने में। इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको यही केस सोप बबल के लिए कहा जा सकता है। अगर सोप बबल में रेडियस R1 से आपने बढ़ा के उसको रेडियस R2 कर दिया, तो उसमें क्योंकि सिर्फ 2 सरफेस एरियाज हैं, तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 4 पाई, और यहाँ पे क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन T, तो यहाँ पे भी ठीक है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें कहा जाता है कि अगर n ड्रॉप्स मर्ज कर जाएं और उससे बड़ा ड्रॉप बन जाए, तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास क्या है बेटा, ऐसे छोटे छोटे एक स्मॉल r रेडियस के n ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस कैपिटल R है। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। अगर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है तो n ड्रॉप्स की वॉल्यूम n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगी, और बड़े ड्रॉप की वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगी। तो 4/3 पाई तो दोनों साइड से खत्म हो गया, तो आपके पास जो कैपिटल R है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल r की टर्म्स में n⁻⁴ इंटू स्मॉल r रह गया। ठीक, तो अब क्या करें, अब हमें पता है कि जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू n पहले का है, और बड़े वाले का 4 पाई R स्क्वायर है। ये चेंज इन सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस टेंशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा इस पूरे केस में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई हमें स्मॉल r गिवन है, कैपिटल R नहीं गिवन, तो आप इसमें क्या लिखोगे, 4 पाई n R स्क्वायर माइनस कर दो उसमें से 4 पाई n⁻² इंटू R स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन T। तो आप देखो इसमें रह क्या गया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, n में से माइनस कर दो n इंटू 2/3 इंटू सरफेस टेंशन T। तो ये है आपके पास वर्क डन जब आप ड्रॉप्स को मर्ज करके आगे ले जाने की बात करते हो। अगर इसी केस में हम मान लें कि एक ड्रॉप है पर उसको हमने स्प्लिट कर दिया छोटे 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 ऐसे n ड्रॉप्स के अंदर, और हर ड्रॉप का रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और पहले वाले ड्रॉप का रेडियस क्या था, कैपिटल R। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा भाई, इस केस में वर्क डन होगा n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर
माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन है, बिल्कुल सेम ही तो रहेगी, उसमें सरफेस एरिया का चेंज मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन है। पर इस केस में क्या है कि आपको कैपिटल आर गिवन है और स्मॉल आर नहीं गिवन है। तो आपको कैपिटल आर गिवन है तो स्मॉल आर को लिखते हुए आपने क्या करना है, आर रेज़्ड टू पावर n 1/3 कर देना है। तो यहाँ पे जो वर्क डन के लिए इक्वेशन आएगी बेटा वो आएगी n इंटू 4 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर का होल स्क्वायर n रेज़्ड टू पावर 2/3, ठीक है, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी, ये आ गया। अब क्या करें, हमारे पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज n रेज़्ड टू पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी, ये आ गया क्या, वर्क डन, ठीक। ये आ गया वर्क डन। तो अगर हमें एक छोटे छोटे ड्रॉप्स को मर्ज करके बड़ा ड्रॉप बनाना है तो ये रिजल्ट है, अगर बड़े ड्रॉप से स्प्लिट करके छोटे ड्रॉप्स बनाने हैं तो ये रिजल्ट है। आप डेफिनेटली जब PYQs देखोगे तो उसमें आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर मिलेगा। उसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको कई बार 1000 दिए जाएंगे ताकि वो क्यूब की रेशो में होंगे, तो उसका आंसर यहाँ पे 10 - 1 9 आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर। अब जैसे वो कहता है कि दो लिक्विड ड्रॉप्स हैं, है ना, ये लिक्विड ड्रॉप्स हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। तो इनको आइसोथर्मल कंडीशंस में मर्ज करके इन्होंने बड़ा रेडियस बना लिया कैपिटल R। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कैपिटल R की वैल्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेट क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं। अब अगर मैं मानूँ कि एक्सेस प्रेशर पता करो जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर है, पहले तो ये समझ लो कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, बाहर से जो एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो लिक्विड ड्रॉप है वो अपने साइज में ग्रो कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनसाइड प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक्सेस प्रेशर क्या है कि प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, वो किसके बराबर है, डेल्टा P के बराबर है। तो मैं बता दूं कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2T बाई रेडियस रहती है। यानी अगर मैं इसको P और R को ग्राफ के तौर पे देखूं तो मुझे P और R का ग्राफ ऐसे नज़र आना चाहिए। अब ये समझ लो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। अगर सोप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये, क्योंकि उसकी दो फिल्म्स हैं तो इसलिए जो सरफेस टेंशन है उसको डबल कर देते हैं, वो आ गया 4T/R। और जबकि एयर बबल सेम केस है, जो लिक्विड ड्रॉप का होता है तो उसके लिए डेल्टा P की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाती है भाई, 2T/R रह जाती है। तो तीनों का आपको जो प्रेशर है वो पता लग गया कि एक्सेस प्रेशर कितना है। कई बार आपने देखा होगा कि सोप सॉल्यूशन आप घर में बाल्टी में सर्फ वाला पानी है जो डिश वॉशर है उसको लेके आप इसको ऐसे ऐसे करें तो झाग बन जाती है, उससे जो बबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे इंटरफेस बना दिया जिसमें यहाँ रेडियस R1 है, यहाँ रेडियस R2 है और ये वाला रेडियस क्या है, कैपिटल R है जो इधर तक गया हुआ है इस इंटरफेस का। मुझसे पूछा गया कि इंटरफेस का रेडियस बताओ। अब देखिए जो इफेक्टिव रेडियस है उसमें 4T बाई स्मॉल R1 में से माइनस कर देंगे 4T बाई स्मॉल R2, ये आपके पास 4T बाई R इफेक्टिव रह जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो R इफेक्टिव है वो कितना बन गया बेटा, देखिए 40 तो सब जगह से खत्म हो गया, तो वो रह गया R2 R1 माइनस R2 माइनस R1। कई बार आया हुआ सवाल है, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, आप डायरेक्टली आंसर लेके आगे चले जाना, बात खत्म। फिर आती है बात एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की। देखिए जब भी किसी भी लिक्विड को हम कंटेनर के अंदर डाल देते हैं तो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं। ये है लिक्विड और कंटेनर के बीच में फोर्स, या लिक्विड और कंटेनर या सरफेस के बीच में फोर्स। तो उस फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है बेटा। कौन सी फोर्स है, ये एडहेसिव फोर्स है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है हर जगह पे। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है जिसको मैं कौन सी फोर्स कहता हूँ, कोहेसिव फोर्स है। एक्चुअल में ये दोनों फोर्सेस जिस ढंग से लग रही हैं ना उस हिसाब से इनका रिजल्टेंट भी डिसाइड हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल है,
क्योंकि सारी फोर्सेस एक साथ लग रही थी तो वो नेट फोर्स 45 डिग्री के ऊपर आ गई। अब अगर मैं इसका tan बीटा बनाऊं, किस चीज़ का, जो नेट फोर्स लग रही है, आप ये समझ लीजिए कि ये FA है, मेरे पास ये FC है, और ये मैंने इनका एक रिजल्टेंट बना दिया यहाँ पे बीटा करके, जो इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो आप tan बीटा बच्चा कितना लिखोगे, सोचो। tan बीटा जिसके साथ बीटा बनता है उसको यहाँ लिखना है। पहले बताया था, किस में बताया था ये चीज़, वेक्टर्स के अंदर बताया था। तो यहाँ FA लिखोगे, दूसरे के साथ FC, यहाँ पे भी FC, साइन ऑफ 135 लिख लो, और यहाँ पे भी साइन ऑफ 135 लिख लो, ठीक। तो साइन ऑफ 135 तो 1/√2 होता है। तो tan बीटा की वैल्यू आपके पास बन गई क्या, FC/√2, FA माइनस FC/√2। अब ये बीटा एंगल डिसाइड करता है कि जो लिक्विड की जो शेप है ना, वो मेनिस्कस की शेप कैसी है, वो कनकेव है, कॉन्वेक्स है, या कैसी है। अब आप यूँ समझ लो कि अगर लिक्विड की शेप ना आपको ऐसी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इसके साथ 90 डिग्री के ऊपर इधर को है, यानी कि जो बीटा है वो क्या है, वो एक्यूट है। अगर बीटा एक्यूट है तो tan बीटा है जो, वो कैसा है, वो tan बीटा है जो वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये केस तब बनता है जब FA की वैल्यू ज़्यादा हो किससे, FC/√2 से। बहुत शानदार। और हो सकता है ऐसा केस आ जाए जिसमें बीटा की वैल्यू, मेनिस्कस की शेप ऐसी हो। अगर मेनिस्कस की शेप इस ढंग से है बच्चों, तो उस केस में आप ये मान के चलो कि आपके पास नेट फोर्स इधर को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर को जाने वाली फोर्स के साथ बीटा है जो, वो कैसा है, वो ऑब्ट्यूज है भैया। अगर वो ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब tan बीटा कैसा होना चाहिए, वो तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि FA की वैल्यू लेस देन है FC/√2 से, ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं तीसरा पॉइंट कि भाई एक तो हो गया ना, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपके पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट भी बता देता हूँ, वो कौन सी मेनिस्कस होती है, प्लेन। प्लेन में बीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, और उस केस में FA की वैल्यू FC/√2 के बराबर रह जाती है, ठीक है बेटा। तो ये तीनों केसेस आपको समझ में आने चाहिए। एक बार लिख के देख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं सबसे पहले कि जो मेनिस्कस आपने बनाई, अगर वो इस टाइप से है, ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, ये एंगल ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है। आपको पता है ना एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो लिक्विड का सरफेस है उसको जब हम मेनिस्कस के साथ एंगल बनाते हैं तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है और ये एक्यूट है। इसमें क्या है कि और दूसरा वाला एक ऐसा केस बना देते हैं जिसमें लिक्विड मेनिस्कस का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ऑब्ट्यूज है। लीजिए ये कर लिए, ये थीटा क्या है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज है। तो इस केस में लिक्विड क्या करता है, वेट करता है सरफेस को, जबकि इस केस में लिक्विड डू नॉट वेट द सरफेस। इसमें राइज अप करता है लिक्विड और इसमें फॉल डाउन करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वेट करता है सरफेस को, इसका यानी जहाँ पे मेनिस्कस का जो लिक्विड के साथ जो लिक्विड मेनिस्कस है उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूज है, तो लिक्विड उसमें डिप करेगा कैपिलरी में, जबकि इस केस में राइज करेगा। यानी कैपिलरी में कहीं किसी केस में लिक्विड, मैं इसको अलग अलग बना देता हूँ दोनों ही केसेस को ऐसे करके, तो आप मान लीजिए कि किसी केस में लिक्विड राइज कर जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, और किसी केस में ये डिप कर सकता है। तो डिपेंड करता है, जहाँ डिप करना है देखिए मैंने वहाँ पे मेनिस्कस की शेप्ड कर्व बनाई है, यहाँ पे क्या बनाया है, कनकेव अप बनाया है। ये कौन सी है, कनकेव अप है। कनकेव अप में क्या करेगा, राइज करेगा,
कॉन्वेक्स अप में क्या करेगा, फॉल करेगा भाई। कितनी अमाउंट से राइज करता है, कितनी अमाउंट से फॉल करता है, उसके लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन है। आपको बता दूं कि ये जो हाइट की वैल्यू है ये 2t बाई स्मॉल आर रो जी है। आपको ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, या इसको 2t कॉस थीटा बाई कैपिटल आर रो जी से लिखा जा सकता है। आप इसमें समझ सकते हो स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे लिंक्ड है, ठीक है। ये आपने बना दिया मैंने। यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे h इंटू स्मॉल आर है जो ये कांस्टेंट रहता है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर हाइट इनसफिशिएंट हो जाए, हाइट लेस है, तो जो r है वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ये कहाँ पे यूज़ में आता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक 10 सेंटीमीटर की कैपिलरी थी जिसमें लिक्विड राइज कर रहा था कितने सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब वो कैपिलरी टूट गई और आपके पास वो रह गई यहाँ पे सिर्फ, आप कह लीजिए वो लिक्विड की कैपिलरी रह की गई 7 सेंटीमीटर की रह गई। तो बच्चा ये सोचता है कि शायद इसमें से बाहर आ जाएगा पानी, क्योंकि पानी या कोई भी लिक्विड है जो वो तो 10 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा था, पर ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों इस केस में, यहाँ पे आके ना ये अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेगा। देखो ये अपने आप को यहाँ आके एडजस्ट कर लेगा। तो मैंने यही कहा है कि जो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है ना वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, इसमें से बाहर नहीं आएगा पानी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको आ सकते हैं। दूसरे आ सकते हैं कि आपके पास गिवन है H1R1 की वैल्यू H2R2 के बराबर है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि R2 ज़्यादा है किससे, R1 से, या यूँ कहा जाए कि आपके पास R1 लेस देन R2 है, R2 ज़्यादा है तो H2 की वैल्यू लेस देन होगी किससे, H1 से, यानी उतनी हाइट तक नहीं लिक्विड जाएगा, उससे कम हाइट तक ही लिक्विड जा पाएगा। इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम बाकी केसेस को कर सकें। कई बार क्या होता है कि जो लिक्विड ड्रॉप है ना वो ड्रॉप एग्जैक्ट स्फेरिकल होने की बजाय इस शेप में आता है, तो उस केस में जो एक्सेसिव प्रेशर है वो 2T/R1 + 2T/R2 से लिखा जाता है। आप समझ लीजिए कि जो शेप ऑफ द मेनिस्कस है या जो शेप ऑफ द कर्वेचर है जो, उसके हिसाब से एक्सेस प्रेशर डिसाइड हो जाता है कि, और हमेशा ये होता भी किस साइड के ऊपर है, ऑन द कनकेव साइड होता है, यानी जो मेनिस्कस की कनकेव साइड है उसी के ऊपर ही एक्सेस प्रेशर रहता है। अब हम 1 मिनट के लिए समझ लें कि जैसे 2 प्लेट्स है ना बच्चों, उनको हमने आपस में बहुत क्लोज ले आए और उनके बीच में, वो प्लेट्स के बीच में एक प्लेट कैपिलरी बन गई। अब उसके अंदर भी लिक्विड राइज कर जाएगा, लिक्विड राइज करते करते H हाइट तक आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि डेल्टा P हमारे पास है कितना, जो कितना एक्सेस प्रेशर है जो इसको ऊपर तक लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि मैं H ρg उसमें लगा सकूं। तो जो हमारे पास एक हाइट तक लिक्विड ने आना है उसके बारे में बात हो सके। पहले तो एक्सेस प्रेशर सोचो कितना आएगा। इस केस में जो ये हमारे पास ड्रॉप है, देखिए वो यहाँ एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। एक रेडियस तो R आ गया और दूसरा रेडियस इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है वो T/R रहता है प्लस T/∞ हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है जिसकी वजह से लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी के अंदर, वो कितना है, वो T/R है। पहले तो इस चीज़ को आप एक बार दोबारा से अपने +1 के नोट्स में से पढ़ो, फिर मैं इससे आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है बच्चों। आप इसको कंप्लीट कर सकते हो कि डेल्टा P की जो वैल्यू है वो 2T यहाँ पे T/R के साथ कितनी लिखी जा सकती है, H ρg के बराबर लिखी जा सकती है। चलिए, कई बार आपने देखा होगा कि जो एक वैसे वो आपने कई बार ना लैब में जाओ तो आपको ब्लड टेस्ट के लिए आपका एक ब्लड का ड्रॉप, वो लोग क्या करते हैं, 2
छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं ग्लास की, उनके ऊपर एक ड्रॉप डाल के उसके ऊपर ग्लास प्लेट को रख देते हैं। अब आप देखना उसको पुल करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर उनके बीच में पानी आ जाए या लेयर बन जाए ना, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी बुरी तरह से दबा के रखता है कि आप उसको जनरली आसानी से पुल नहीं कर सकते ऊपर को। उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जब हमने ड्रॉप को ऊपर से देखा तो टॉप व्यू से तो उसका रेडियस यहाँ से आर नज़र आ रहा है, यानी एक रेडियस तो उसका आर है, और दूसरा रेडियस है जो वो डी, ये जो आर है वो किसके बराबर है, d/2 के बराबर है। ठीक है बेटा, एक जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, एक तो रेडियस ये वाला आर नज़र आएगा, और दूसरा रेडियस कितना है जो ऊपर से नज़र आ रहा है वो ये है, और बाकी देखिए जो ये रेडियस है वो ये वाला नज़र आ रहा है आपको। इधर पूरा एंड टू एंड नहीं है, इसको मैं बना लेता हूँ, ये कुछ ऐसे है, तो यहाँ से इधर तक ये रेडियस आपको आर नज़र आ रहा है, और ये जो R2 है ये R1 की वैल्यू R के बराबर, और ये जो R2 है वो d/2 है। तो फिर वही रिजल्ट नज़र आते हैं कि जो सरफेस जो आपके पास एक्सेस प्रेशर है इस केस में, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। कितनी है बेटा वो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू, वो है T/d/2 प्लस T/r, ये रिजल्ट रहता है। अब आप देखिए वो जो प्लेट के ऊपर मैं कह रहा था ना कि फोर्स है जो वो उस एक्स्ट्रा हमें एक्सटर्नल फोर्स ऊपर को लगानी पड़ती है, ताकि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी जाके वो बात बनेगी। तो वो क्यों है वो समझो। एक तो एक्सेस प्रेशर है इनटू ए, एक्सेस प्रेशर कितना है देखिए, पहले तो नीचे को जो फोर्सेस लग रही हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। F0 A P0 इंटू ए नीचे को लग रही है और ये दोनों फोर्सेस हैं जो नीचे को लग रही हैं। अगर इक्विलिब्रियम की मैं बात करूँ तो इक्विलिब्रियम में क्या है कि जो ऊपर को लगने वाली फोर्स है वो कौन सी है, F एक्सटर्नल है, ठीक है, जो हमने ऊपर को पुश किया है, और एक्सेस प्रेशर की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, आप P0 में से माइनस कर दीजिए, ये क्या T/d/2 प्लस T/r इंटू इसको एरिया के साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप देखेंगे ना तो P0 इंटू ए तो यहाँ से माइनस हो गया, यह दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो दूसरी साइड पे जो हमारे पास ये है बेटा, इसको इकट्ठा है ये सारा का सारा, है ना। तो आपके पास जो F एक्सटर्नल आ जाइए उसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, वो mg तो आ ही गया, प्लस उसके साथ कितना आ गया T/d/2 एक्सेस प्रेशर की वजह से T/r इंटू एरिया। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो वो वेट से ज़्यादा है, मतलब जितना उसका जो आपके पास ग्लास स्लैब है उसके ऊपर रखी हुई उसका वेट तो सिर्फ mg था, पर अब जो फोर्स आपको लगानी पड़ी है वो वेट से ज़्यादा है, यानी आप ओवरऑल ज़्यादा वेट लगाना, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको लिफ्ट अप कर सकें। हालांकि क्वेश्चन आने का चांस कम है, बट स्टिल मैंने आपको करवा दिया कि ये कैसे करके सॉल्व होता है। एक और चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ये r रेडियस का एक रिंग मैंने रख दिया है, तो रिंग के ऊपर जो लेंथ है वो तो 2πr है भाई, और एक वो अंदर वाले रीजन की वजह से है, एक वो बाहर वाले रीजन की वजह से है, तो फोर्स इनटू लेंथ तो होगी भाई। ये किसके बराबर है, ये आपके पास ये वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के साथ हम लिख रहे हैं कि इतनी फोर्स कम से कम ये अंदर वाली लेयर के ऊपर भी लग रही है, बाहर वाली लेयर के ऊपर भी लग रही है, और इसका वेट भी लग रहा है। तो आपको अगर पूरी तरह से इसको लिफ्ट करना है तो लिफ्ट अप करने के लिए mg के बराबर नहीं, बल्कि ये जो सरफेस टेंशन की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आई है उसके बराबर भी हमें फोर्स ऊपर को लानी पड़ेगी, तब जाके हम इस बॉडी को लिफ्ट अप कर सकते हैं। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए लास्ट में देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। हमें कहा गया कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस हमारे पास दो सोप बबल्स हैं, एक का रेडियस a है और एक का रेडियस b है। ये दोनों मर्ज करके एक नया सोप बबल बना लेते हैं जिसका रेडियस c है। देखिए दो चीज़ें तो आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे कि जो मास है दोनों का a और b का, उसको ऐड कर देंगे तो वो मास c के बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो a और b के हैं लिक्विड ड्रॉप के, वो मिलके नंबर ऑफ मोल C के बराबर बन जाते हैं। क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशंस है तो इसका अंदर PaVa प्लस PbVb किसके बराबर हो जाना चाहिए भैया, PcVc के बराबर हो जाना चाहिए। तो प्रेशर A के ऊपर कितना है, P0 प्लस 4T/A, और वॉल्यूम A की कितनी है 4/3
पाई ए का क्यूब। चलिए बहुत अच्छी बात। अब दूसरे के लिए लिखेंगे तो पी नॉट प्लस 4t बाई बी लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई बाई 3, ये कितना आ गया बेटा b का क्यूब, किसके बराबर पी नॉट प्लस 4t बाई सी, और यहाँ पे कितना है 4 पाई बाई 3 c का क्यूब। बहुत शानदार। अब आप क्या करो, आप इसको ना सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बेटा सारी टर्म्स पहले मैं अलग अलग कर लेता हूँ। पी नॉट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, ये 4 बाई 3 पाई ए स्क्वेयर के साथ। यहाँ पे क्या बन गया प्लस 4t इंटू 4 पाई ए का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, प्लस आ गया कितना पी नॉट इंटू 4 पाई बाई 3 इंटू बी क्यूब, और साथ में कितना आ गया 4t इंटू 4 पाई बाई 3 बी स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ पे भी सही है। तो इसमें भी आ गया पी नॉट इंटू 4 पाई बाई 3 सी क्यूब, और साथ में क्या आ गया 4t बाई सी इंटू 4 पाई बाई 3 सी क्यूब। या इसको सीधा कह सकते हैं आप, तो आप इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा कह लीजिए 4 पाई बाई 3 सी स्क्वेयर। अब इनटू सरफेस टेंशन 4t। तो अब पहले तो t वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, वो आप देखो कि आप इधर लेके आना चाहते हो या उधर लेके जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है प्योरली, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हो कि 4t इधर 4t बाई 3 इधर लिख लिया आपने, तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई क्या करना है भैया, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4 पाई को, क्योंकि 4 पाई तो हर जगह पे ही है। दूसरी साइड पे आप जब जाओगे तो आपको पी नॉट के साथ 4 पाई बाई 3 आपको मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा सी क्यूब में से माइनस करो किसको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपको जो 4 पाई बाई 3 है वो तो ये 4 पाई बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो t की वैल्यू है ना बेटा वो मिल जाएगी यहाँ पे। वो क्या मिलेगी आपको कि पी नॉट बाई 4, ये इधर नीचे आ गया, सी क्यूब में से माइनस कर दो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब आप इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको माइनस करके या नेगेटिव चीज़ों को प्लस करके भी इक्वेशन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। सिमिलर इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है जो बार बार आता है एग्जाम्स में, उसको भी समझ लो। मैं इसी इक्वेशन से यहाँ से पिक करूँगा। उन्होंने कहा कि आइसोथर्मल कंडीशंस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो वी नॉट है, यानी कि ये जो वॉल्यूम है उसको मैं इस वॉल्यूम को, जो आपके पास ये वॉल्यूम वी ए है, ये वी बी है और ये वी सी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि पी नॉट इंटू वी ए प्लस 4t बाई ए इंटू 4 पाई ए क्यूब, या 4t इंटू ऐसा लिख सकते हैं कि 4t बाई इंटू 4 पाई ए स्क्वेयर बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो 4t बाई ए क्यूब। अब नेक्स्ट वाले केस को अगर हम सॉल्व करने लगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं पी नॉट इंटू वी बी प्लस 4t 4 पाई बी स्क्वेयर बाई 3। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए भैया पी नॉट इंटू वी सी प्लस 4t इंटू 4 पाई सी स्क्वेयर बाई 3। अब आप इसको गौर से देखो तो पी नॉट में वी ए प्लस वी बी में से माइनस कर दो वी सी, ये रह गया, और अगर हम इधर ही ऐड कर दें 4t बाई 3 इंटू ये 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस 4 पाई बी स्क्वेयर में से माइनस कर दो 4 पाई सी स्क्वेयर को, तो ये डेल्टा वी आ गई हमारे पास, ये डेल्टा वी आ गया।
प्लस 4t/3 इंटू ये सरफेस एरिया का चेंज एस आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 3pv प्लस 4st मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बेटा कई बार सवाल आया है, आपको सिर्फ याद रखनी है ये इक्वेशंस जिनसे कि आप डायरेक्टली आंसर लगा के आगे चले जाओ। और ये मान के चलो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लास्ट में आपको मैं छोड़ नहीं रहा, इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट केस पे आते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था पास्कल्स लॉ का, उसको भी अभी साथ में ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्या कहा गया कि n ड्रॉप्स हैं लिक्विड के छोटे छोटे, इनको लेके एक बड़ा ड्रॉप बनता है और हमें उस ड्रॉप का रेडियस r दिया गया है। वैसे तो हमें याद है कि इसकी वॉल्यूम है जो वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, तो ये हम लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। वो इसलिए है ताकि कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन हमें तंग करेगा बाद में, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए जो वर्क डन है वो किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी जो भी कंज्यूम हुई है जिससे कि हम राइज ऑफ टेम्परेचर लिख सकें, वो कितनी है mc डेल्टा थीटा कैलोरीज के अंदर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको जूल्स के साथ। अब वर्क डन कैसे लिखा जाता है, आपको ध्यान होगा कि थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि जो सरफेस टेंशन का चेंज है, जो यहाँ पे 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर, ये आ गया चेंज इन सरफेस एरिया, कैसे 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर, इसमें से माइनस कर दो, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। मास को क्या लिखेंगे बेटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा इंटू जे। अब देखिए रो की वैल्यू वाटर के केस में 1 आती है, स्पेसिफिक हीट 1 होती है, तो डेल्टा थीटा ये सब कुछ खत्म हो सकता है। ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये वाला 4 पाई सब जगह से खत्म हो जाता है। तो आपके पास बचा क्या, आपको डेल्टा थीटा कैलकुलेट करना होता है। तो डेल्टा थीटा आपके पास क्या आ गया 3t/j, यहाँ पे आ गया कॉमन। अब ये क्या बना, ये nr स्क्वेयर में से माइनस कर डिवाइड कर दो किसको, r क्यूब को, जो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है nr क्यूब के बराबर है, उसमें से माइनस कर दो r स्क्वेयर को डिवाइड कर दो फिर r क्यूब से। तो ये आपके पास बच क्या गया, ये बच गया 3t/j nr स्क्वेयर nr क्यूब माइनस 1/r। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो n से n खत्म हो जाता है, ये r स्क्वेयर पूरी तरह से खत्म हो गया, तो आपके पास बच क्या गया भैया 3t/j 1/स्मॉल r में से माइनस कर दो 1/कैपिटल R। लो जी, इतना है डेल्टा थीटा जो राइज ऑफ टेम्परेचर है। कई बार सवाल आया है तो आपको याद हो जाना चाहिए, देखते ही आप आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला केस देखते हैं। देखिए लास्ट में हम एक पॉइंट छोटा सा हमारा रह गया था पास्कल्स लॉ का। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक लिक्विड इनक्लोज्ड है किसी चैम्बर के अंदर, देखो फ्री नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर एक लिक्विड इनक्लोज्ड है एक चैम्बर के अंदर, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी छोटा सा भी प्रेशर जनरेट करूँगा ना P0, तो वो अनडिमिनिश्ड हर हिस्से तक वो प्रेशर इसके पहुँचेगा। ठीक है, आप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हाइड्रोलिक लिफ्ट का ले सकते हो, जिसमें हम मानते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने माना कि यहाँ पे जितना प्रेशर A के ऊपर होगा उतना ही प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट होगा B के ऊपर, क्योंकि अंदर वाला जो लिक्विड है वो इनक्लोज्ड है भैया। देखो आप पूरा का पूरा ये सारा का सारा लिक्विड तो इनक्लोज्ड है, तो प्रेशर A के ऊपर है जो फोर्स पर यूनिट एरिया एट स्मॉल a मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B, यानी फोर्स जो यहाँ पे लग रही है कैपिटल F और यहाँ जो फोर्स लग रही है स्मॉल f किसके ऊपर, एरिया स्मॉल a के ऊपर, यहाँ पे कौन से एरिया के ऊपर, कैपिटल A के ऊपर, तो कैपिटल A के साथ लगा दिया। तो देयरफॉर हम मान सकते हैं कि कैपिटल F है जो वो स्मॉल a के साथ इसको डिवाइड कर दो कैपिटल A को, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल f है। अब क्योंकि स्मॉल कैपिटल A बहुत ज़्यादा लार्ज है A से, तो देयरफॉर यहाँ पे कैपिटल F बहुत ज़्यादा लार्ज होगा स्मॉल f से। जनरल केसेस में ये जो कैपिटल F है उसको यहाँ पे एक वेट डाल के भी क्वेश्चन बना लिया जाता है कि इस साइड पे जो वेट है वो कितना लगाना पड़ेगा या इस साइड से कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगानी पड़ेगी तो वो स्मॉल f है जो फोर्स आपको लगानी पड़ेगी इस वेट को भी सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे बेटा आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है ये,
और इसमें से छोटे छोटे कई बार सवाल आ जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसको स्किप करो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, खासकर सरफेस टेंशन आज वाला जो लेक्चर है उसमें से बहुत से सवाल बनते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से करके जाना चाहिए। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स का है, तो आप लोग पेशेंटली इसको कवर अप करके फिर थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक की तरफ बढ़िए, ठीक है। मेहनत करते जाइए और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों।